इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए, फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। कृष्ण भाई राम राम। पुरुषोत्तम भाई आपना भी राम राम, और कार्यक्रम सुननिए सब बन भाइया ने हमारी राम राम। कृष्ण भाई जी पुरुषोत्तम भाई, देखो हम और सरकार बिल्कुल या अपने कृषि वैज्ञानिक सारे यह सोचा है कि जो हमारे किसान है ना जी, उनकी जो आमदन है वो बढ़े। बिल्कुल। सरकार तो यहाँ तक कहा है कि दुगनी हो जाए। तो दुगनी होने में बहुत से पहलू हैं। बिल्कुल। एक तो पहलू है कि जो किसान है हमारा वो अच्छी देखभाल करे। बिल्कुल। जो कृषि वैज्ञानिक है उनके अनुसार देखभाल करे। दूसरा, उन्होंने खाद है, दवाइयाँ हैं, वो अच्छी मिले, अच्छी किस्में मिले जी, और कम रेट पे मिले। यानी कीमत कम पे मिलेंगी ना, तभी उनका ज़्यादा फायदा होगा। बिल्कुल। और हमारे जो कृषि वैज्ञानिक हैं समय समय पर ऐसा प्रयास करा है। बिल्कुल करें पुरुषोत्तम भाई। किस्में भी बढ़िया निकाला है। बिल्कुल। कई बार दवाइयाँ भी अलग अलग निकाला है, सस्ती और बढ़िया। इसी प्रकार से खाद की बात आवा है। भी खाद में तो हमारे किसान भाई गणे आगे है। बिल्कुल। तो उसमें भी हमारे कृषि वैज्ञानिकों ने एक बहुत बढ़िया नैनो यूरिया निकाला। अच्छा। जो किसानों वास्ते सस्ता भी है और काफ़ी फायदेमंद भी है जी। इससे जुड़ी हुई एक जानकारी हमने ली है डॉक्टर शमशेर सिंह से जी, और उनसे बातचीत की है गिरधारी जी ने। जी, गिरधारी भाई और शमशेर सिंह की बात जो है हम भाइयों को सुनवा रहे हैं। किसान साथियों, इफ़को एक ऐसी संस्था जो आपकी सेवा में हर वक्त आपके लिए कुछ ना कुछ करती रहती है। उस कड़ी में इफ़को द्वारा एक नई खोज की गई है जिसका नाम है नैनो यूरिया। और नैनो यूरिया के ऊपर चर्चा हम विस्तार से करेंगे। बातचीत में हिस्सा लेने के लिए हमारे बीच हैं डॉक्टर शमशेर सिंह, जो मुख्य प्रबंधक हैं मार्केटिंग के इफ़को हरियाणा में। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, अभी इफ़को द्वारा जो एक खोज की गई है जो किसानों की बेहतरी के लिए, जी डॉक्टर साहब, हम चाहेंगे आप बताएं कि ये नैनो यूरिया है क्या। डॉक्टर साहब, जैसा कि इसके नैनो शब्द से ही थोड़ा एक आइडिया आ जाता है। नैनो का मतलब एक सूक्ष्म रूप जी। तो डॉक्टर साहब, एक प्रकार से ये यूरिया का सूक्ष्म रूप है जी, जो नाइट्रोजन देने के लिए पौधे की पत्तियों में जाकर पौधे की नाइट्रोजन की जरूरत पूरी करता है जी। तो इसको डॉक्टर साहब हम लिक्विड में लेके आए हैं, जो 500 मिलीलीटर की एक बोतल हमारे एक थैला यूरिया के बराबर है जी। तो ये डॉक्टर साहब, इसके बारे में थोड़ा सा मैं और ये बताना चाहूँगा कि ये वर्ल्ड में पहली बार डॉक्टर साहब किसी संस्था ने, जो किसानों की अपनी संस्था है इफ़को, जी, पहली बार नैनो यूरिया की खोज की है। भारत में ही इसकी खोज की गई है और पहली एक संस्था है जिसने इसको खोजा है। जी डॉक्टर साहब, और इसका मैं थोड़ा इसमें ये भी ऐड करना चाहूँगा डॉक्टर साहब कि पिछले साल हमने इसके 11,000 स्थानों पे पूरे इंडिया में जी ट्रायल किए, जिसमें फार्मर फील्ड से लेके अपना यूनिवर्सिटीज, कृषि विज्ञान केंद्र के फार्म भी शामिल है। और बहुत बेहतरीन रिजल्ट आने के बाद इसको हमने गवर्नमेंट को प्रेजेंट किया, तब ये एफसीओ में गवर्नमेंट ने इसको लिया और अब ये कॉमर्शियली जो है फार्मर के लिए उपलब्ध है हमारे हर सेवा केंद्र पर। डॉक्टर साहब, जब यूरिया चल रहा था और यूरिया किसानों के लिए काफ़ी अच्छा भी था, ऐसे में क्या आवश्यकता महसूस की गई कि उसके सूक्ष्म रूप, नैनो रूप को तैयार किया जाए। जी देखिए डॉक्टर साहब, इफ़को के प्रबंध निदेशक डॉक्टर यूएस अवस्थी जी, वो ये कहते हैं कि जो हमारी ज़मीन है, जो हमारा पानी है,
उसको बचाना हमारा मिशन है जी। उस मिशन को ध्यान में रखते हुए डॉक्टर साहब इस नैनो यूरिया की खोज की गई, क्योंकि ये सिर्फ पौधे की पत्तियों में जाता है और वहीं से नाइट्रोजन पौधे को उपलब्ध करवाता है, ना ये नीचे जमीन में जाता और ना ये हवा में जाता। जी। तो इससे क्या है डॉक्टर साहब, हमारा पर्यावरण भी, हमारी मिट्टी भी और हमारा जल भी, तीनों चीज सुरक्षित हो जाती हैं। पर्यावरण हमारा बहुत बढ़िया बन जाता है डॉक्टर तो हम ये कह सकते हैं कि जहाँ नैनो यूरिया की बात है, आपका पर्यावरण को सुरक्षित रखेगा, जो एक बहुत बड़ी मांग है आज के मौसम के अंदर। और सरकार भी अभियान चलाए है जल बचाओ का। जी डॉक्टर साहब। तो जल भी इससे बचेगा। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब। और साथियों को ये अच्छे रूप में मिलेगा ताकि एक अच्छी खेती कर सकें। बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब इसका प्रयोग हम किस तरह से कर सकते हैं? डॉक्टर साहब देखिए, इसका प्रयोग जो है, जो अभी हम रिकमेंड कर रहे हैं डॉक्टर साहब, वो जब फार्मर दूसरा यूरिया डालता है फसल में, या अगर वो 3 डोजेज में डाल रहा है तो दूसरा और तीसरा, क्योंकि डॉक्टर साहब जैसा मैंने बताया कि ये पत्तियों में जाके कार्य करता है। जी। तो पहला जो यूरिया फार्मर डालेगा, किसान डालेगा, तो वो यूरिया के माध्यम से ही नाइट्रोजन पौधे को देगा। जब वो फसल इतनी बड़ी हो जाएगी कि खेत को कवर कर लेगी, तब हम उसको स्प्रे, क्योंकि ये स्प्रे करना होगा डॉक्टर साहब इसका, तो ये पौधे की पत्तियों में जाकर और पौधे की मैच्योरिटी स्टेज तक ये धीरे धीरे नाइट्रोजन पौधे को उसकी जरूरत के अनुसार उपलब्ध करवाता रहता है। जी। और इसका डॉक्टर साहब थोड़ा सा मैं डोज का भी आपको किसान भाइयों को बताना चाहूँगा आपके माध्यम से कि डॉक्टर साहब 125 लीटर पानी 500 मिलीलीटर की बोतल में मिला के स्प्रे करना है। तो आपने वो स्प्रे किया तो मतलब आपने 1 थैला यूरिया उस खेत को दे दिया। उसमें यानी 500 जो मिलीलीटर की बोतल है उसमें 1 कट्टे के बराबर, 1 थैले के बराबर। तो जिस हिसाब से किसान साथी को अपनी फसल में कट्टे घेरने हैं, उसी हिसाब से इस बोतल की वो एडजस्टमेंट दूसरी और तीसरी जब वो यूरिया डालेगा तब डॉक्टर साहब, जो पहला जो यूरिया गिरना वो वही दानेदार यूरिया ही डालेगा, दानेदार जो हम डालते हैं। उसके बाद दूसरी और तीसरी में इसका प्रयोग कर सकते हैं। और ये देखना है कि किस फसल की कितनी आवश्यकता है, उस हिसाब से 1 कट्टे के बराबर से 500 ml की बोतल लेनी, और वो 125 लीटर पानी में डॉक्टर मिला के स्प्रे करना है। तो अब बात है स्प्रे की। स्प्रे किस हिसाब से किया जाए? डॉक्टर साहब स्प्रे का है, जैसे सुबह ओस उतरने के बाद, जी, जैसे मैंने जो डोज बताई 125 लीटर पानी और 500 मिलीलीटर की वो बोतल, या शाम के समय 3 बजे 4 बजे उस समय करना बेहतरीन रहता है और बहुत बेहतरीन रिजल्ट मिलते हैं डॉक्टर साहब इसके। तो डॉक्टर साहब जब इसका हम स्प्रे करते हैं तब खेत में कोई पानी देने की व्यवस्था या करना चाहिए, देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, ऐसे कुछ शर्त आपकी? नहीं डॉक्टर साहब ऐसा कोई शर्त नहीं है, लेकिन अगर खेत थोड़ा सूखा होगा तो उसमें स्प्रे आसानी से किसान कर पाएगा। पानी देने के बाद अगर स्प्रे कर तो बहुत मुश्किल हो जाता है किसान के लिए। तो पानी अगर उस समय उसने लगाना तो वो थोड़ा रुक के लगा लें, इसके स्प्रे के बाद लगा लें। ये किसान की आसानी के लिए, हालांकि इसका कोई ऐसा मतलब उससे रिलेटेड नहीं है ये कोई चीज़। जी। अच्छा, बात करेंगे कि जब आम यूरिया चल ही रहा था तो ऐसे में नैनो यूरिया की क्या आवश्यकता महसूस की गई कि उसकी खोज की जाए? जी देखिए डॉक्टर साहब, एक तो जैसा आपको पता ही है कि यूरिया लगभग 30% यूरिया हमें विदेशों से आयात करना पड़ता है, क्योंकि जो हमारे देश में यूरिया बन रहा है उसमें हमारी ज़रूरत पूरी नहीं हो पा रही। जी। तो वो जो 30% यूरिया आयात करना पड़ता है उसमें जैसे डॉक्टर साहब इस वर्ष हमें बहुत कठिनाई आई। जो हमारे को निर्यात करने वाले देश थे उन्होंने उस हिसाब से हमारे को सप्लाई नहीं दी, और जिस वजह से आप देख भी रहे होंगे तो थोड़ी सी यूरिया की समस्याएं बहुत आई समस्या है। तो उसको ध्यान में रखते हुए डॉक्टर साहब, और दूसरा जो मैंने शुरू में बताया कि जो डॉक्टर US अवस्थी का मिशन है कि पानी और भूमि को हमने बचाना है, सुरक्षित रखना है, अपनी नेक्स्ट जनरेशन को इसी रूप में जमीन को देना है, तो उस सब को ध्यान में रखते हुए डॉक्टर साहब इसकी खोज की गई। आपने पानी और भूमि को बचाया, लेकिन साथ साथ में आपने एक बहुत बड़ा काम कर दिया कि विदेशी मुद्रा को बचा लिया। जी डॉक्टर साहब, बिल्कुल आपने सही फरमाया डॉक्टर साहब। और मैं इसमें थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगा कि जैसे डॉक्टर साहब अब आज एक यूरिया जो है वो हमारा लगभग 1200 रुपये थैला गवर्नमेंट को पड़ रहा है। किसान को ठीक है 266 रुपये 50 पैसे का मिल रहा है, पर देश का उस पर 1200 रुपया। ये मैं यहाँ जो बन रहा है उस यूरिया की बात कर रहा हूँ। जो बाहर से यूरिया आ रहा है तो डॉक्टर साहब आप आश्चर्य करोगे कि वो DAP खाद से भी महंगा पड़ रहा है देश को। तो वो पैसा तो सर देश का वहाँ उस मतलब अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा के रूप में दूसरे देशों को हमें देना पड़ रहा है। तो ये उस सब को बचाएगा डॉक्टर साहब, क्योंकि ये 240 रुपये की कीमत है और इस पर किसी तरह कोई अनुदान भारत सरकार को नहीं देना पड़ता। तो ये मान लें कि एक तो विदेशी मुद्रा बच गई, जी डॉक्टर साहब, एक जो सरकार को
सब्सिडी देनी पड़ रही थी वो बच गई, अनुदान राशि और बच गई, किसान को उसी कीमत में ये मिल गया। ये मिल गया डॉक्टर साहब। ये किसान को नुकसान नहीं है, बिल्कुल डॉक्टर सरकार का फायदा हो गया। उस पैसे को सरकार कहीं और विकास की उसमें लगा सकती है, किसानों के भले के लिए लगा सकती है, जी डॉक्टर साहब। और विदेश की हमने मुद्रा बचा ली है। जी डॉक्टर साहब। तो बात रहेगी, क्या जो यूरिया है, नैनो यूरिया, क्या आसानी से उपलब्ध है? बिल्कुल डॉक्टर साहब, ये आसानी से उपलब्ध है। अभी हमने जितने, क्योंकि इफ़को का जैसे डॉक्टर साहब सहकारी तंत्र के में सोसाइटीज़ के माध्यम से हम खाद देते हैं, तो हर सोसाइटीज़ पे और इफ़को के जितने भी किसान सेवा केंद्र हैं उन सब पे डॉक्टर साहब हमने उपलब्धता करा दी। और आज की डेट में लगभग 6 लाख बोतल्स बिक्री के लिए उपलब्ध हैं। और मैं आपको ये भी डॉक्टर साहब बताना चाहूँगा कि लगभग 10 लाख बोतल्स हम किसानों को अभी तक इसके आने के बाद बिक्री कर चुके हैं, जो किसान यूज़ कर रहे हैं। तो सब क्या यूरिया की पहले कोई बुकिंग करनी पड़ेगी, या जैसे आपके जो बिक्री केंद्र हैं उन पे जाके आसानी से मिल जाएगा? नहीं डॉक्टर साहब, ये बिल्कुल आसानी से मिलेगा। बल्कि इसमें डॉक्टर साहब एक आसानी और भी है कि जैसे आजकल यूरिया डीएपी जब भी किसान खरीदने जाता है तो एक पोस में उसका अंगूठा लगेगा और तब उनको खाद मिलता है। तो इसमें डॉक्टर साहब, क्योंकि जैसा मैंने बताया भारत सरकार को कोई अनुदान नहीं देना पड़ता, तो इसमें उस पोस में अंगूठा लगाने की भी जरूरत नहीं। किसान सीधा जाए, हम इफ़को किसान सेवा केंद्र पे जाए या सहकारी समिति जो भी उनके नज़दीक की या गाँव की है, वहाँ जाके इसको आसानी से ले सकते हैं। और डॉक्टर साहब एक चीज़ इसमें थोड़ी सी मैं ये भी बताना चाहूँगा कि जब किसान को 10-20 थैले यूरिया चाहिए तो ट्रैक्टर ट्रैली लेके चाहे सोसाइटी पे जाए या शहर में जाए, वो जाना पड़ता है, जिसमें उसके डीजल का भी है, उसका समय भी खराब होता है। इसमें डॉक्टर साहब अगर 20 थैले भी किसी को चाहिए तो 20 बोतल हो, तो एक बाइक पे जाके भी किसान आराम से जो है इसको लेके आ सकता है। यानी आपकी तरफ से देखिए कि किसान का जो यातायात का खर्च था वो भी बच गया। वो बच गया डॉक्टर साहब। इतना डीजल लाना पड़ता था, उसको खर्चना पड़ता था, एक ट्रैक्टर की व्यवस्था करनी पड़ती थी। बिल्कुल अब मोटरसाइकिल लेके आओ और बोतलें लेके जाओ पड़े। जी डॉक्टर साहब। तो बहुत सारा ये किसान का नहीं, देश का ही फायदा है। देश का फायदा है डॉक्टर साहब, क्योंकि इतना तेल बचेगा। और हर बोतल डॉक्टर साहब, हर एक बोतल जो किसान यूज कर रहा है उससे देश का 1000 रुपया बचता है सीधा एक बोतल के ऊपर। जी, तो अब इसकी कीमत कितनी रखी गई है? इसकी 240 रुपये हमने रखी है डॉक्टर साहब। 500 ml की, यानी कि एक थैले के बराबर जो है, तो इसकी 240 रुपये रखी है हमने डॉक्टर साहब। तो डॉक्टर साहब बात करना चाहेंगे कि बहुत अच्छी एक खोज इफ़को द्वारा की गई है। इफ़को एक ऐसी संस्था है जो हमेशा किसानों के विकास के लिए अग्रसर रही है, और उसका एक लक्ष्य भी यही है कि उनको किसान हैं वो अपनी आय को दुगनी कर सकें, तिगुनी कर सकें, वो प्रगति के मार्ग पे चले। क्योंकि जब किसान आर्थिक रूप से मजबूत होगा तभी हम देश की आर्थिक मजबूती की कल्पना कर सकते हैं, वरना तो हम ये खाली बेवर्थ कल्पनाएं रहेंगी। जी डॉक्टर साहब, तो इसके अलावा इफ़को और किस किस क्षेत्र में अपना योगदान दे रही है? देखिए डॉक्टर साहब, चूँकि जैसा आपने कहा कि किसानों के लिए इफ़को हमेशा प्रयासरत रहती है, डॉक्टर साहब 37,000 सहकारी समितियां जो गांव लेवल पे होती हैं वो इफ़को की सदस्य समितियां हैं जी। और डॉक्टर साहब उन समितियों के आगे जो मेंबर्स होते हैं वो हमारे किसान भाई होते हैं जी। तो यानी ये तो किसानों की अपनी संस्था है डॉक्टर साहब। तो हर समय हमारे डॉक्टर US अवस्थी के नेतृत्व में हमारा प्रबंधन सिर्फ इस चीज़ पे विचार करता है कि हम किसानों का किस रूप में फायदा कर सकते हैं हमारे, क्योंकि वो मेंबर हैं डॉक्टर साहब, वो मालिक हैं हमारे इफ़को संस्था के। तो उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए डॉक्टर साहब जो उर्वरक हम बना रहे हैं या बेच रहे हैं उससे अलग भी बहुत से हम एग्रीकल्चर से रिलेटेड कार्यक्रम, जैसे किसान सभा गांव-गांव में करनी, प्रदर्शन प्लॉट लगवाते हैं गांव में, वहाँ उसके ऊपर किसान दिवस करना। और एक डॉक्टर साहब हम हर जिले में 3 साल के लिए एक गांव अंगीकृत करते हैं, अडॉप्ट करते हैं। अच्छा। जिसका न केवल एग्रीकल्चर से बल्कि उसका सोशो इकोनॉमिक जो भी डेवलपमेंट जितना पॉसिबल है हम वो करने की कोशिश करते हैं डॉक्टर साहब। और अभी इसमें एक नई चीज़ थोड़ा डॉक्टर साहब मैं और बताना चाहूँगा कि अब हम नैनो DAP के ऊपर भी कार्य कर रहे हैं। और सर 11,000 प्रदर्शन हम देश में जैसे नैनो यूरिया मैं इसी प्रश्न पे आने वाला था कि क्या DAP के हमने लगाए हैं डॉक्टर साहब। और अभी तक मुझे खुशी है ये बताते हुए कि जो किसान का रिस्पांस हमें मिला है वो बहुत पॉजिटिव है जी। और डॉक्टर साहब इसकी जो कीमत अभी टेंटेटिव जो हमने रखी है वो इतनी कम है कि आप आश्चर्यचकित रहोगे। ये मात्र 450 रुपये का, यानी कि एक DAP का थैला एक बोतल के रूप में हम किसान को उपलब्ध करवाने के लिए प्रयासरत है। बहुत बेहतर प्रयास रहेगा, किसान साथियों को उसका बहुत फायदा होगा। जी डॉक्टर साहब। अब एक प्रश्न हो रहा है मेरा, क्या इफ़को किसान साथियों को जो खेती के बारे में कुछ प्रशिक्षण या जानकारी ऐसा कुछ देती है? जैसे डॉक्टर साहब मैंने बताया कि हम बहुत तरह के कार्यक्रम, किसान सभा, किसान दिवस,
फसल विचार गोष्ठी जो हम कृषि विभाग और कृषि विज्ञान केंद्र या यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट के साथ मिलके जो है कार्यक्रम करते हैं। और हर जिले में डॉक्टर साहब हमारा एक जो फील्ड अफसर जो क्षेत्राधिकारी होता है वो एग्रीकल्चर ग्रेजुएट होते हैं जी। तो जो खेती बाड़ी से संबंधित जो है टेक्निकल नो हाउ कोई नई जानकारी समितियों को और किसानों को सभाएं करके या व्यक्तिगत रूप से जब भी वहाँ जा रहे हैं वो बताते रहते हैं। तो क्या किसान साथी सीधा प्रत्यक्ष आप लोगों से मिल सकता है, जो आपके अधिकारी हैं उसकी समस्या के बारे में? बिल्कुल मिल सकते हैं, हम तो उनकी सेवा के लिए हैं डॉक्टर साहब। हमारे क्षेत्र अधिकारी 24 घंटे किसानों की सेवा के लिए उपलब्ध रहते हैं, क्योंकि खाद तो देखिए डॉक्टर साहब एक ऐसी चीज़ है कि जो बेचनी नहीं पड़ती वो तो जरूरत है, उतना पूर्ति भी नहीं कर पाते। तो हमारे जो क्षेत्र अधिकारी हैं वो बिल्कुल इस चीज़ के लिए हमेशा तैयार रहते हैं कि कोई भी किसान की कैसी भी जानकारी उनको चाहिए, कीड़े की, बीमारी की, कोई खेती बाड़ी संबंधी जो भी, तो वो उसके लिए हर टाइम तैयार रहते हैं। और वो एग्रीकल्चर ग्रेजुएट हैं डॉक्टर साहब सभी। तो डॉक्टर साहब हम यही उम्मीद करते हैं कि इफ्को के सहयोग से जो भारत का किसान है एक प्रगति के मार्ग पे ऊंचाइयों को छुएगा और जो उसकी आर्थिक स्थिति है वो मजबूत होगी। बिल्कुल डॉक्टर साहब, और मैं जो है किसान भाइयों से यही कहूँगा कि जो हमारे इफ्को के प्रबंध निदेशक डॉक्टर US अवस्थी का ये मिशन है, उस मिशन में आप सभी किसान भाइयों के सहयोग की बहुत ज़रूरत है और वो हमेशा मिलता रहा है, और आपके सहयोग से ही हम इस मिशन में कामयाब होंगे। और आपकी तरफ से मैं किसान साथियों को ये भी कहना चाहूँगा कि अगर उनको अपनी खेती संबंधी कोई समस्या है तो इफ्को के अधिकारियों से बेझिझक खुले दिल से मिल सके संपर्क चर्चा कर सकते हैं, मिल सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं डॉक्टर साहब। तो डॉक्टर शमशेर सिंह जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और आपने हमारे किसान साथियों को बहुत अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और सभी किसान भाइयों का धन्यवाद और नमस्कार। जय हिंद। तो कृष्ण भाई जी, पुरुषोत्तम ये भाई तो सुनी भाई है ना जानकारी नैनो यूरिया के बारे में जी, बहुत अच्छी विस्तार से जानकारी भाई ने दी है। भाई किसान भाई जो हमारे हैं, हम उम्मीद कर रहे हैं कि ज़रूर इसका जो है फ़ायदा उठाएंगे और कम खर्च होगा तो उपज जो है थोड़ी ज़्यादा होएगी और ज़्यादा उपज से उनको फ़ायदा होने वाला है। बिल्कुल। और कृष्ण भाई जी, आगे अब देखो नैनो यूरिया की तो बात कर ली हमने, बिल्कुल कर ली। अब मौसम की जानकारी और किसान भाइयों को दे दिए। पुरुषोत्तम भाई देखिए, मौसम की जो है जानकारी इस तरह रहेगी कि जो आज का अधिकतम तापमान है वो रहेगा 19 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान रहा 4 डिग्री सेल्सियस। और कल का जो तापमान रहने की संभावना है, अधिकतम तापमान रहेगा 21 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान रहने की संभावना है 4 डिग्री सेल्सियस। और कृष्ण भाई जी, किसान वाणी में कल हम कौन कौन से विषयों पर चर्चा करने वाले हैं वो भी किसान भाइयों के सामने रखो। पुरुषोत्तम भाई देखिए, जो कल की चर्चा रहेगी कार्यक्रम किसानवाड़ी में वो रहेगी दुधारू पशुओं के खरीदने में क्या क्या सावधानियां रखनी है। आज की नसीहत में हम बात करेंगे छोटे सदाबहार पौधों का पाले से किस तरह बचाव करना है। और कृष्ण भाई देखो भाइयों ना सुनवाएंगे एक लोकगीत, और उससे पहले एक कार्यक्रम संबंधी सूचना मैं भाइयों को देता हूँ। बिल्कुल। हम अपने श्रोताओं को सूचित कर रहे हैं कि नव वर्ष की पूर्व संध्या पर दिनांक 31 दिसंबर को रात्रि 10 बजे से रात्रि 12 बजे तक एक सजीव फोन इन कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा। हमारा फ़ोन नंबर होगा 221-322 यानी कि 221-322 और STD कोड है 01744। आकाशवाणी कुरुक्षेत्र का सभी श्रोताओं से अनुरोध है कि वो इस सजीव फ़ोन इन कार्यक्रम में हमें फ़ोन करें और इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। हमें आपकी फ़ोन कॉल्स का इंतज़ार रहेगा। सूचना समाप्त हुई। और कृष्ण भाई जी, देखो ही भाइयों को सुनवाते हैं यू लोकगीत। उरन की गल्या मन बदले भाई संगत गल्या वाणी और सीधा रास्ता छोड़ भूल मैं भटक्या फिरे परानी अनकी गल्या मन बदले भाई संगत गल्या वाणी सीधा रास्ता छोड़ भूल मैं भटक्या फिरे परानी।
ऋषियों के सत्संग तय डाकू ब्रह्म ऋषि कहलाया। सत्संग सुन के बिलनी जी ने राम नाम गुण गाया। दुर्वासा तपधारी जी ने सत्संग का फल पाया। सत्संग सुन के गोपी चंद ने अमर बना ली थी काया। सत्संग सुन कर पार उतरेगी, सत्संग सुन के पार उतरेगी थी उदय सिंह की रानी। सीधा रास्ता छोड़ भूल मैं भटक्या फिर परानी। सत्संग सुनने चाल पड़े थे ब्रह्मा जी के बेटे चार। नीवी सारंग तीर्थ पे आगे सनक सनंदा संत कुमार। नारद ने उपदेश दिया जहां ऋषि जुड़े 88 झार। सब ऋषियों ने इकट्ठे होके तत्व ज्ञान का किया विचार। सत्संग कारण सुखदेव मुनि ने, सत्संग कारण सुखदेव मुनि ने और पड़ी मुसीबत ठानी। सीधा रास्ता छोड़ भूल मैं आज भटक्या फिरे परानी। आदम खां का बेटा चल्या वेद लेन मां जाई का। बाण के रंग में रंगया गया उन्हें देखा काम भलाई का। ईंट और पत्थर मारे दुनिया फतवा दरिया बुराई का। हंसे खड़े मन सूर महात्मा को ना काम लड़ाई का। फूल लगे जब रोवन लग गया आंखा में भर गया था पानी। सीधा रास्ता छोड़ भूल मैं आज भटक्या फिरे परानी। कालिए मन के भय तय कृष्ण छोड़ द्वार कर भाग्या। ठोकर लगी कालिए मन की सोया मुचकंद जाग्या। पड़ी दृष्टि कालिए मन पे करनी का फल पा गया। एक ओढ़ने खड़े थे कन्हैया वो चरना मुचकंद ला गया। कृष्ण ने उपदेश दिया फिर बात ब्रह्म की रजानी। सीधा रास्ता छोड़ भूल मैं भटक्या फिरे परानी। गुरु रविदास का जिक्र सुनाऊं दुश्मन सभी जगत हो गया। राजा पे चुगली खाई फांसी का हुक्म सख्त हो गया। उन चीरक ले जा दिया जनेऊ राजा शरणागत हो गया। एक रामानंद का सत्संग सुन के वो धन्ना जाट भगत हो गया। कदम सिंह के बिना सत्संग के।
तो कृष्ण भाई, ये सुनी भाई रागनी विष्णु कुमार की गाई हुई, और अगली चर्चा आप कह रहे थे करनी है किसी फसल की। बिल्कुल। तो पुरुषोत्तम भाई चर्चा जरूर करेंगे, लेकिन उससे पहले कार्यक्रम से संबंधित एक सूचना भाइयों को जरूर दे दें। देव, हम अपने श्रोताओं को सूचित कर रहे हैं कि नव वर्ष की पूर्व संध्या पर दिनांक 31 दिसंबर को रात्रि 10 बजे से रात्रि 12 बजे तक एक सजीव फोन इन कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा। हमारा फ़ोन नंबर होगा 221322। STD कोड है 01744। आकाशवाणी कुरुक्षेत्र का सभी श्रोताओं से अनुरोध है कि वो इस सजीव फोन इन कार्यक्रम में हमें आपके फ़ोनों का इंतज़ार रहेगा और हमारे कार्यक्रम का सब हिस्सा बने। सूचना समाप्त हुई। तो कृष्ण भाई जी, आप फसल की बात भी कर रहे थे। बिल्कुल। कि राया फसल की जो देखभाल है वो किस तरह से करनी है, उसमें कोई बीमारी न लगे, कोई कीट न लगे, ताकि जो राया की फसल है हमारी बढ़िया चले। देखिए पुरुषोत्तम भाई, जो राया की फसल है उसमें कई तरह के कीट लग जाए, जिस तरह के चितकबरा है, आरा मक्खी है, चेपा है। तो इस तरह अगर किसान भाई जिन्होंने राया की फसल बोई हुई है, इन कीटों को जो है ना आपने ध्यान रखना है जी। और ये जो कीट है आजकल के जो समय चल रहा है हमारा सर्दी का, यानी कि दिसंबर का महीना, और ये मार्च तक जो कीट हानि पहुंचा सका है, यानी कि दिसंबर से मार्च तक ज्यादा लगाएं। बिल्कुल जी। और इसी तो तरह अगर रोकथाम किस तरह करनी पड़ेगी? इसके उपाय ये रहेंगे पुरुषोत्तम भाई, एक तो चितकबरे कीड़े का प्रकोप कम नमी की अवस्था में ज्यादा हुआ है जी। दूसरा है अधिक तापमान रहने पर राया की अगेती बिजाई न करें भाई। तीसरा है राया की पिछली फसल के अवशेष खेत और आसपास के खेतों में न पड़ा रहने दें जी। फसल की शुरुआती अवस्था में चितकबरे कीड़े का प्रकोप होने पर 200 मिलीलीटर मेलाथियान 50 EC नामक दवा को 200 लीटर पानी में मिलाकर प्रति एकड़ छिड़काव करें। कर दें, यानी कि अपने खेत को साफ सुथरा रखें, और ज़्यादा यदि इनका प्रकोप हो जाए तो फिर दवा का प्रयोग जो है करें। और कृष्ण भाई देखो, कार्यक्रम का समय अब समाप्ति की ओर है। भाइयों से लेवा इजाजत। अच्छा भाइयों, राम राम। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। उतला बोल रहा है? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सभी डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।